नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑलरेडी हमने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट का वीडियो बना रखा है। चैप्टर का नाम है संविधान का निर्माण। ऐसे तो आपके बुक के हिसाब से ये 6 चैप्टर है, लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से जिस हिसाब से हमने बनाया है तो ये 15वां चैप्टर आएगा आपका। तो ऐसे में आइए शुरुआत करते हैं इसके सेकेंड पार्ट के वीडियो पे। पहले पार्ट में हमने इसके आधे चैप्टर के नोट्स को कवर कर लिया था, कुछ बाकी टॉपिक्स बच गए थे, उनको आज हम करेंगे। हमने ये सोचा था कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं बनाना है, आपको बोर नहीं करना है, ऐसा ही बनाया जाए वीडियो जिससे आप पढ़ के आसानी से समझ पाए। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सेकेंड पार्ट को। इस टाइम जो मैंने आपको बताया था वो बताया था संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी के बारे में। इनके बारे में लास्ट वाले मतलब पहला टॉपिक का जो पहला पार्ट का जो वीडियो था उसका लास्ट टॉपिक हमारा यही था। तो ये आपका क्लियर हो गया था। आज हम इससे आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे हमारा है पृथक निर्वाचन की समस्या। क्या है टॉपिक? पृथक निर्वाचन की समस्या। इसको एक बार देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। 27 अगस्त 1947 ईस्वी की बात है। कब की बात है? 27 अगस्त 1947 ईस्वी। मद्रास जो आज का वर्तमान चेन्नई है, वहां पे बी पोकर साहेब बहादुर नाम के एक व्यक्ति थे। इन्होंने पृथक निर्वाचन मतलब कि अलग अलग निर्वाचन बनाए रखने के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण दिया। किसने दिया? ध्यान से याद रखिएगा, बी पोकर साहेब बहादुर। इन्होंने पृथक निर्वाचन को बनाए रखने के लिए अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण दिया मद्रास के संविधान सभा में। पृथक निर्वाचिका की समस्या पर बहस भी हुई, लोगों ने आपस में इस पे तर्क और वितर्क भी किया। मद्रास के जो बी पोकर बहादुर थे उन्होंने इसका पक्ष लिया। उनका ऐसा मानना था कि जो पृथक निर्वाचिकाएं हैं ये बना रहना चाहिए हमारे यहाँ, हमारे संविधान में, हमारे लोगों के बीच में। अब क्या हुआ, इसका कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध भी किया। जैसे कि वो राष्ट्रवादी नेता कौन कौन थे, जैसे आरबी धुलेकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद बल्लभ पंत, बेगम एजाज रसूल आदि ने इसका कड़ा विरोध किया, निंदा की कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पृथक निर्वाचिकाएं जो हैं वो केवल हमारे भारत के लिए नहीं, हमारे धर्म के लिए नहीं, मतलब हिंदू मुसलमान के धर्म के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इसे देश के लिए घातक बताया, देश के लिए नुकसानदायक बताया। सरदार पटेल ने कहा कि पृथक निर्वाचिकाएं एक ऐसा जहर है जो हमारे देश की पूरी राजनीति को तहस नहस कर देगा, पॉलिटिक्स को खत्म कर देगा। और राजनीति में देखिए, अब देखिए, इन्होंने कहा था कि ये पृथक निर्वाचिकाएं जो है ये तो हमारे लिए समस्या है ही, साथ ही साथ यहाँ पे रहने वाले हिंदू मुसलमान इनके लिए भी ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी। देश में शांति अगर चाहते हो कि इसे फौरन छोड़ दो। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि अगर आप अपने देश में, हमारे भारत देश के अंदर शांति चाहते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का भाईचारा चाहते हो, तो ये पृथक निर्वाचिका का जो आपने जिद बना रखा है इसे फौरन आपको छोड़ना होगा। जीबी पंत ने एक बहस में कहा, अलग मतदाता न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी हानिकारक है। किसने कहा? जीबी पंत ने कहा कि ये तो हमारे देश के लिए समस्या ही है, और हमारे देश में जो अल्पसंख्यक है, जिनकी जनसंख्या कम है, चाहे वो इस्लाम धर्म के हो या सिख धर्म के हो, उनके जीवन के लिए भी परेशानी का सबब बन जाएगा। उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक समुदाय का दायित्व था कि वो अल्पसंख्यकों की समस्या को समझे। जीबी पंत ये मानते थे अगर कहीं पे हिंदुओं की संख्या ज्यादा है तो उनका कर्तव्य बनता है कि वो अपने मुसलमान भाइयों के समस्याओं का समाधान करे। कहीं पे अगर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है तो उनका यह दायित्व बनता है कि वो अपने हिंदू भाई बहनों की समस्या का समाधान करे। तो इस तरह से आपने पृथक निर्वाचन की समस्या के बारे में जाना। 27 अगस्त 1947 सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है इसमें बी पोकर साहब बहादुर, इन्होंने ही इस निर्वाचित पृथक निर्वाचक की बातों को रखा था। इस पर बहुत सी बहस हुई और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आगे की स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा है आदिवासी और उनके अधिकार। आदिवासी आपको पता है जो समाज से दूरी बना के रहते हैं, जंगलों में रहते हैं या फिर अलग थलग रहते हैं, उन्हें हम आदिवासी के नाम से जानते हैं। और उनके अधिकार की अगर बात की जाए तो देखिए, जयपाल सिंह मुंडा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अक्सर एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, जयपाल सिंह मुंडा। अब देखिए, इन्होंने इतिहास के माध्यम से आदिवासी के शोषण, उत्पीड़न और भेदभाव के बारे में विस्तार से बात की। किसने? जयपाल सिंह मुंडा ने कहा कि जिस तरह से आदिवासियों को तुच्छ समझा जाता है, इनको समाज से अलग समझा जाता है, इनका शोषण किया जा सकता है,
किया जाता है, इनके साथ उत्पीड़न किया जाता है, इसके बारे में उन्होंने अपनी भावना को विस्तार से वहां पे रखा। उन्होंने कहा कि जनजातियों की रक्षा और प्रावधान करने की आवश्यकता है। ये जिस प्रकार के लोग हैं, जिस प्रकार के लोग जंगलों में रहते हैं, जो आदिवासी हैं, जो समाज से कटे हुए हैं, जो समाज से दूरी बना के रहते हैं, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए बातें होनी जरूरी है। अब देखिए, उन्हें सामान्य आबादी पर स्तर पर आने में मदद करेंगे। देखिए, कहा गया कि अगर उनको भी सही तरीके से सरकार मदद करती है, पढ़ाया लिखाया जाता है, उनकी समस्याएं समझी जाती है, तो वो भी सामान्य स्तर पर आ सकेंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बहुत पीछे हैं, वो पीछे से आगे की तरफ बढ़ सकेंगे। जयपाल सिंह ने कहा कि उन्हें मुख्य धारा में एकीकृत करने के लिए शारीरिक और भावनात्मक दूरी को तोड़ने की जरूरत है। अगर हमें इन तरह के लोगों को ऊपर की ओर लाना है, अगर इस तरह के आदिवासी लोगों को ऊपर की तरफ लाना है, तो उन्हें एकीकृत करके शारीरिक और भावनात्मक दूरी को तोड़ने की जरूरत है। उन्हें भेदभाव से अलग करना है, उन्हें भी नागरिक, भारत का नागरिक, सामान्य नागरिक की तरह देखना जरूरी है। उन्होंने विधायिका में सीट के आरक्षण पर जोर दिया, कहा कि आदिवासियों के लिए भी आरक्षण दीजिए, ताकि उनसे लोग जब चुन के आएंगे, उनसे जब जनप्रतिनिधि चुन के आएंगे, तो उनके लिए बेहतर काम करेंगे। स्वाभाविक सी बात है, आप जिस जाति से चुन के आते हो, संसद में आते हो या राज्य में आते हो, तो आपका कोशिश होता है कि हम अपने जाति वालों के लिए बेहतर काम कर सके। तो जयपाल सिंह का तो यही कहना था कि यदि इनके क्षेत्र से यदि कोई विधायक या सांसद चुन के आता है, नेता बनता है, तो वो अपने क्षेत्र के लिए बेहतर काम करेगा, क्योंकि वो अपने क्षेत्र के बारे में और लोगों से बेहतर समझता है, क्योंकि वो उन्हीं लोगों के बीच में से है, उन्हीं के दर्द को समझ पाएगा, उन्हीं के समस्या को समझ पाएगा, कैसे उन्होंने अपना जीवन बिताया है, इन सभी चीजों पर वो बेहतर काम कर पाएगा, क्योंकि यह उनकी मांगों को आवाज देने में मदद करता है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, वो उसे बेहतर समझ पाएगा। तो इस तरह से आपने आदिवासी और उनके अधिकार को समझा, और इसमें जयपाल सिंह मुंडा के बारे में आपने सुना। ये इंपॉर्टेंट है, जयपाल सिंह मुंडा से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना है। आगे की स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आगे स्लाइड हमारा कहता है, हमारे देश में दलित वर्गों के लिए संविधान में प्रावधान, दलित वर्गों के लिए, छोटे जो कास्ट के लोग होते हैं या फिर शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं, इनके लिए संविधान में प्रावधान। हमारा भारत देश में हमारा संविधान क्या कहता है कि सभी लोगों को समान भावना से देखिए, सभी को समान अधिकार है, सभी को हर चीज बिल्कुल समान तरीके से मिलना चाहिए। तो अब इनके लिए भी जो प्रावधान आया उसके बारे में भी जान लेते हैं। दलित वर्ग हमारे देश की 20 से 25% आबादी का निर्माण करती है। पूरे 100% अगर आबादी की बात कर ली जाए, तो दलित वर्ग जो है वो 20 से 25% आबादी का निर्माण करती है। मतलब हमारे पूरे देश की जनसंख्या में 25% तक कौन लोग हैं? दलित वर्ग हैं। इसलिए वो अल्पसंख्यक नहीं है। अल्पसंख्यक का क्या मतलब होता है? जिनकी जनसंख्या कम होती है। लेकिन दलित वर्ग की जनसंख्या तो कम है नहीं, उनकी जनसंख्या अच्छी खासी है, तो वो दलित वर्ग में नहीं आएंगे, लेकिन उन्हें लगातार हाशिए का सामना करना पड़ा। देखिए, हाशिए का सामना हम क्लास 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं। हाशिए का मतलब होता है एक ही समाज में रहने के बाद भी किनारा बन के रहना। किनारे पे लोग उसे रख देते हैं, उसकी तरफ खास ध्यान नहीं, समाज का कोई ध्यान नहीं, नेताओं का कोई ध्यान नहीं, वो एक कोने में पड़े रहना। तो देखिए, उन्हें क्या है, सार्वजनिक स्थान तक उनकी पहुंच नहीं थी। जहां पे आम जनता का पहुंच होता है, वहां पे दलित वर्ग का पहुंच नहीं था। उन्हें विकृत सामाजिक और नैतिक आदेशों के माध्यम से दबा दिया जाता था। कहा जाता है कि उस समय बड़े बड़े साहूकार, जमींदार, राजा महाराजा, पैसे वाले लोग दलित वर्ग पे अत्याचार करते थे, उन्हें साइड कर देते थे। उन्हें समाज में आने का हक नहीं था, उन्हें गांव में आने का हक नहीं था, उन्हें पूरे कुएं का पानी पीने का हक नहीं था। तो इस तरह से उनके भावनाओं को ठेस पहुंचता था, उन्हें समाज में दबा के रखा जाता था। दलित वर्गों की शिक्षा तक कोई पहुंच नहीं थी, उन्हें पढ़ाया लिखाया भी नहीं जाता था। स्वाभाविक सी बात है, जिस समाज में उन्हें उठने बैठने का अधिकार न दिया हो, वो उन्हें शिक्षा का अधिकार कैसे दे सकता है? तो अब देखिए, अब आगे की बात करते हैं। प्रशासन में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं। अब कोई पढ़ेगा नहीं तो प्रशासन में जाएगा कैसे? नेता कैसे बनेगा? शिक्षा हासिल करेगा तभी तो वो IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर जो भी बनना हो बनेगा, समाज को समझेगा और अपने समाज को बेहतर बनाएगा। तो यहाँ पे उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं थी। दलित वर्णों के सदस्यों से अस्पृश्यता की समस्या पर जोर दिया। देखिए, अस्पृश्यता को समझ लीजिए छुआछूत, जिनके छूने से हम अशुद्ध हो जाएं, जिनको देखने से अशुद्ध हो जाए,
जिनकी परछाई हमारे से अगर टकरा गई तो हम अछूते हो जाएंगे। तो ये अस्पृश्यता की भावना थी, इस पे भी, इसकी समस्या को भी समाधान करने पे वहां पे जोर दिया गया है। सुरक्षा और संरक्षण के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता था, इसे पूरी तरह से दूर करने के लिए इन लोगों की मुख्य धारा में शामिल करने और समाज में व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत है। अब देखिए, इन लोगों को सुधारने के लिए सबसे पहले तो इन्हें समाज से जोड़ना जरूरी था, इन्हें पढ़ाना लिखाना जरूरी था, इन्हें मेडिकल देना जरूरी था, इनके समस्याओं का समाधान करना जरूरी था, तभी तो ये मुख्य धारा के साथ जुड़ेंगे, हमारे समाज के साथ जुड़ेंगे, हमारे समाज के तौर तरीके को समझेंगे। अब देखिए आगे है, संविधान सभा ने एक प्रावधान किया। संविधान सभा जो जब चल रही थी, जब संविधान का निर्माण हुआ था, उसमें एक प्रावधान, एक नियम, एक कानून बनाया गया कि अस्पृश्यता को समाप्त किया जाए, ये छुआछूत जो है इसे समाप्त किया जाए, किसी के छूने से कोई अछूता नहीं होता। ये समाज जो है, इसमें भगवान ने सबको समान बनाया है और हमारा जो संविधान है इसने भी सबको समान अधिकार दिया है, इसमें किसी के छूने, बोलने, बैठने, खाने से कोई छूता अछूता नहीं होता है। हिंदू मंदिरों में सभी जाति और विधायकी की सीटों के लिए खोल दिया गया। देखिए पहले के समय में जो ये दलित वर्ग थे ना, इनको हिंदू के मंदिर में जाना भी अनिवार्य वो नहीं था, अलाउ नहीं था, ये नहीं जा पाते थे, पूजा पाठ नहीं कर पाते थे, तो यहाँ भी इनके लिए मंदिर का दरवाजा खोल दिया गया। आज के समाज में यदि आप देखेंगे तो ऐसी कोई भी जाति नहीं है जो पूजा पाठ नहीं कर सकती है, हर एक जाति के लिए हर एक मंदिर का दरवाजा खुला हुआ है। साथ ही साथ विधायिका के लिए भी इनकी सीटें खोल दी गई, इनको आरक्षण दिया गया। सरकारी कार्यालयों में नौकरी के निम्न जातियों के लिए आरक्षित की गई, जो छोटे कास्ट के लोग थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको नौकरी में भी आरक्षण दिया गया और लोगों की अपेक्षा, ताकि वो अच्छे से पढ़ लिख के नौकरियां पा सके। आगे की स्लाइड पे बढ़ते हैं। आगे का हमारा स्लाइड कहता है राज्य की शक्तियां, ये भी इंपॉर्टेंट है, राज्य की शक्तियों के बारे में भी जान लेते हैं। केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार के विभाजन के मुद्दे पर तीव्र बहस हुई। अब ये क्या हुआ कि केंद्र मतलब प्रधानमंत्री के अंदर वाला सांसद का, और राज्य विधायक के अंदर वाले मुख्यमंत्री का, इन दोनों पर जब शक्ति का बंटवारा होना शुरू हुआ ना, तो इसमें तीखी बहस हो गई, नोक झोंक हुआ। इन दोनों ने आपस में बहुत ज्यादा बहस किया। संविधान के विषय में 3 सूचियां प्रदान की, अर्थात केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये हमने बहुत पहले से पढ़ा है, लेकिन एक बार आपको अगर डिस्कशन करवा दिया जाए तो आपको समझ में आ जाएगा। केंद्र सूची का मतलब होता है केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकती है, ये पूरा हक केंद्र के अंदर होता है। राज्य सूची का मतलब होता है राज्य सरकार इस पर कानून बना सकती है। समवर्ती सूची है कि संघ और राज्य मतलब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर किसी वस्तु पर कानून बना सकती है, मतलब दोनों का इस पे अधिकार है। एक ऐसा चीज जिस पे अधिकार सिर्फ केंद्र का होगा, सांसदों का होगा, केंद्र के अंदर जाएगा, केंद्र सूची के अंदर जाएगा। एक ऐसा अधिकार जिसमें राज्य और विधायक के ऊपर सारे अधिकार होंगे, वो राज्य सूची में जाएगा। कुछ ऐसे अधिकार भी होंगे जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम कर पाएंगे, वो समवर्ती सूची में जाएगा। देखिए अधिक मत केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध है, मतलब ज्यादातर शक्ति किसके पास है? केंद्र के पास है। भारत केंद्र में सरकार को और अधिक शक्तिशाली बनाया जाता है। भारत में जिस पार्टी का भी सरकार हो, केंद्र में जो प्रधानमंत्री हो या जिसके पास ज्यादा संसद हो, वो अधिक शक्तिशाली होता है, ताकि वह शांति सुरक्षा सुनिश्चित कर सके पूरे देश में और महत्वपूर्ण हितों के मामलों में समन्वय स्थापित करे और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पूरे देश के लिए बात कर सके। शांति सुरक्षा तो देना ही है, अपने देश में भी यदि कोई समस्या होती है उसके लिए भी समस्या का समाधान देगा, और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दूसरे देशों के बीच भी अपने आप को मजबूत बना सकेगा। हालांकि कुछ कर, टैक्स जो होता है, कर मतलब टैक्स है, जैसे कि भूमि और संपत्ति पर बिक्री कर, शराब का कर राज्य द्वारा अपने ढंग से वसूल कर सकते हैं। राज्य के पास कुछ शक्ति यहाँ पे दी गई है, जैसे जमीन वमीन का जो खरीद बिक्री होता है ना, उस पर जो आपको टैक्स देना पड़ता है वो राज्य अपने हिसाब से तय करती है। शराब उराब बेचते हैं, शराब उराब का जो टैक्स होता है उसका टैक्स राज्य अपने हिसाब से तय कर सकती है और अपने ढंग से वसूल सकती है। तो ये कुछ थे राज्य की शक्तियां जो इंपोर्टेंट थे। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ हमारा है केंद्र और राज्य की शक्तियों पर संस्थानम का दृष्टिकोण। अब देखिए कि संतानम ये एक व्यक्ति का नाम है। इन्होंने कहा कि राज्य को मजबूत बनाने के लिए केवल राज्य बल्कि केंद्र को भी सत्ता में लाना जरूरी है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि आप राज्य को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो आपको क्या है, केंद्र को भी सत्ता में लाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र जिम्मेदारी से आगे बढ़ता है तो यह ठीक से काम नहीं कर सकता। देखिए एक राज्य को बेहतर बनाने के लिए
केंद्र का उस पर ध्यान देना जरूरी है। अगर केंद्र सरकार उस पर ध्यान नहीं देता है और राज्य सरकार को अकेले अपने राज्य के राजस्व से अर्थात टैक्स से काम करना पड़ता है तो राज्य उतना डेवलप नहीं होगा, क्योंकि जो पूरे देश का मालिक है उसका भी उस पर ध्यान देना। पूरे देश का मालिक कौन होता है? प्रधानमंत्री, जिसके पास केंद्र सरकार होता है। तो यहाँ पे संथानम ने कहा था कि राज्यों को उचित वित्तीय प्रावधान दिए जाने चाहिए, पैसे टाइम पे, सड़क बनवाओ, मेडिकल करो, स्कूल बनवाओ, कोटा वोटा दो, आवास बनाओ, शौचालय बनाओ, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री की तरफ से योजना के तौर पे इन लोगों को दिए जाते हैं। उन्हें मामूली खर्च के लिए केंद्र पर निर्भर रहने की आवश्यकता न हो। और कुछ ऐसी बातें भी कहा कि अब छोटे मोटे खर्चे के लिए राज्य को हमेशा केंद्र की तरफ टकटकी लगा के देखने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे खर्चे हैं जो राज्य जो कर वसूलता है ना उससे अपना काम कर सकता है। अन्य लोगों ने अंधेरे भविष्य की भविष्यवाणी की। उन्होंने आगे कहा कि प्रांत केंद्र के खिलाफ विद्रोह कर सकता है और केंद्र टूट जाएगा, क्योंकि अत्यधिक शक्ति संविधान में केंद्रीकृत है। अगर केंद्र सही तरीके से काम नहीं करता है तो राज्य के जो प्रांतीय सरकार है उनके खिलाफ विद्रोह कर देगी, और अगर ऐसे में विद्रोह होता है तो केंद्र की सरकार गिर भी सकती है। तो इस तरह से केंद्र के बारे में जो संथानम का दृष्टिकोण था, उसने किस नजरिए से देखा था केंद्र की शक्ति को, और किस तरह से कहा था कि राज्य और केंद्र को दोनों काम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में था। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा कहता है मजबूत सरकार की आवश्यकता। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होना चाहिए हर देश में। अगर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है तो उससे देश की मजबूती को दिखाता है। अगर हमारे देश में सरकारी कमजोर है तो बाहरी आक्रमणकारी आके आक्रमण कर जाएंगे, लूटपाट मचा जाएंगे, अटैक कर देंगे, मारेंगे, पीटेंगे। लेकिन अगर यदि हमारे देश का सरकार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इससे इज्जत तो बढ़ती है, हमारी इज्जत तो बढ़ेगी, साथ ही साथ दूसरे देश वाले डरते भी हैं हमसे। आज अमेरिका से कोई पंगा क्यों नहीं लेता? चाइना से पंगा क्यों नहीं लेता? रसिया पेल रखा है उधर यूक्रेन को, उससे पंगा क्यों नहीं लेता? देखिए, विभाजन की घटनाओं से मजबूत सरकार की आवश्यकता को और मजबूती मिली। कई नेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, गोपाला स्वामी अय्यर आदि ने मजबूत केंद्र की वकालत की। जब विभाजन हुआ ना तो इस समय ये जो जितने भी नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, भीमराव अंबेडकर हो गए, गोपाला स्वामी अय्यर हो गए, इन्होंने क्या कहा कि हमारे केंद्र की सरकार को मजबूती दो, मजबूत बनाओ, स्ट्रॉन्ग करो। विभाजन से पहले कांग्रेस ने प्रांतों की काफी स्वायत्तता देने पर सहमति व्यक्त की थी। प्रांतों को, राज्यों को स्वायत्तता, छूट, आजादी, स्वतंत्रता देने पर अपना हामी भर दिया था। इस पर मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने पर सहमति हुई। मुस्लिम लीग, जिन्ना का जो पार्टी था, उसे सहमति देके पटा लिया गया था। लेकिन विभाजन के बाद कई राजनीतिक दबाव, कोई राजनीतिक दबाव नहीं था, कोई राजनीति का प्रेशर नहीं था, और विभाजन के बाद की आवाज ने केंद्रीकृत शक्ति को और बढ़ावा दिया और मजबूत किया, इन्हें शक्तिशाली बनाया। क्योंकि देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, यदि हमारा केंद्र में सरकार मजबूत है तो पूरा देश हमारे अंदर कंट्रोल में रहता है। लेकिन अगर केंद्र में सरकार कमजोर है, दो तीन पार्टियों के साथ वो मिश्र धातु बना रखा है, मिल के सरकार बना रखा है, तो ऐसे में कभी कोई टांग खींचेगा, कभी कोई टांग खींचेगा, तो सरकार ऐसे में दबी दबी सी रहती है। लेकिन आज जैसे कि आपको पता है कि भारत में जो एक तरफा सरकार बना रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो उससे क्या है कि पूरे देश में एक कंट्रोल है, कोई भी चूचा नहीं कर सकता है, क्योंकि बाकी तो कोई है ही नहीं। हाँ, कुछ प्रांतों में अगर अन्य सरकारें हैं तो वो भी सही तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल किसके हाथ में है? प्रधानमंत्री के हाथ में है, केंद्र के हाथ में है, और केंद्र की सत्ता मजबूती से काम कर रही है। तो इस तरह से आपने मजबूत सरकार की आवश्यकताओं को भी समझ लिया। आगे हम आपको राष्ट्र की भाषा के बारे में बताते हैं। हमारे जो राष्ट्र की, हमारे देश की जो भाषा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में एमसीक्यू में भी पूछा जाता है और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि संविधान सभा में राष्ट्रभाषा के मुद्दे पे महीनों तक की भी बहस हुई, क्योंकि पूरे भारत में आपको पता है कि विविधता वाला देश है, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति है, लेकिन संविधान सभा में तो पूरे देश से लोगों को इकट्ठा किया गया था। तो यहाँ पे इस बात पर बहस बहुत हुई कि किस भाषा को हम अपना राष्ट्रभाषा बनाए। बहुत सारे लोग थे, कोई कह रहे थे तमिल को बना दो, कोई कह रहा था तेलुगु को बना दो, कोई कह रहा था कन्नड़ को बना दो, कोई कह रहा था मराठी बना दो, कोई कह रहा था हिंदी बना दो। तो ये आपस में ही बहुत महीनों तक बहस चलती रही भाषा के हिसाब से। भाषा एक भावनात्मक मुद्दा था, भावना वाला मुद्दा था, और यह विशेष क्षेत्र की संस्कृति और विरासत से संबंधित था। समझिएगा बात को। 1930 के दशक तक क्या हुआ, कांग्रेस और महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। हमारा जो भाषा है वो कौन सा है? हिंदी है। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। किसने? कांग्रेस और महात्मा गांधी ने। हिंदी भाषा को समझना आसान था, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। आज हम जिस भाषा में आपको पढ़ा रहे हैं वो भी हिंदी है,
और हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा भी हिंदी है। और दूसरी बात, भारत के बड़े हिस्से के बीच, भारत के बहुत सारा ऐसा हिस्सा है जहां पे हिंदी आसानी से बोला और समझा जाता है और लोकप्रिय भाषा भी है। विविध संस्कृति और भाषा के मेल से हिंदी का विकास हुआ है। हिंदी भाषा मुख्य रूप से हिंदी और उर्दू से बना हुआ था, लेकिन इससे दूसरी भाषा के शब्द भी थे। धीरे धीरे हिंदी और उर्दू अलग होने लगे। जब हमारे देश में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाया गया, उसके बाद कुछ समय ऐसा बीता कि हम तो जानते हैं कि हिंदी जो है वो उर्दू के भी कुछ शब्द इसमें मिले हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे हिंदी और उर्दू अलग होने लगे। भाषा भी सांप्रदायिक राजनीति से पीड़ित हुई। भाषा के लिए भी लोग हिंसा करने लगे, संप्रदाय बढ़ने लगा कि हमारा उर्दू महान है, हमने कहा हमारा हिंदी महान है, किसी ने कहा हमारा पंजाबी महान है, किसी ने कहा हमारा कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़ीसा, मराठी ये महान है। मतलब सांप्रदायिकता बढ़ने लगी भाषा के आधार पर भी। धीरे धीरे हिंदू और उर्दू अलग होने लगी। हिंदी ने संस्कृत के अधिक शब्दों को उपयोग करना शुरू कर दिया। फिर भी महात्मा गांधी ने हिंदी में अपना विश्वास बनाए रखा। उन्होंने कहा कि हिंदी ही राष्ट्रीय भाषा होगी और हिंदी हमारे भारत देश की सबसे पॉपुलर लोकप्रिय भाषा है। उन्होंने महसूस किया कि हिंदी सभी भारतीयों के लिए एक समग्र भाषा थी, सब समझते थे, सब बोलते थे और भारत के ज्यादातर हिस्सों में हिंदी का बोलबाला था, लोग हिंदी बोलते थे। इस तरह से आपने राष्ट्र की भाषा को समझा, राष्ट्र की भाषा के ऊपर होने वाले सांप्रदायिकता को समझा, कैसे कैसे लोगों ने तीव्र बहस किया महीनों तक। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की दलील। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए दलील, क्योंकि अभी तक तो संविधान में ये बातें नहीं हुई थी कि हिंदी राष्ट्रभाषा। ये किसने माना था? महात्मा गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। आरबी धुलेकर संविधान सभा के सदस्य ने हिंदी को राष्ट्रभाषा और भाषा बनाने के लिए एक मजबूत दलील दी। किसने? आरबी धुलेकर ने कहा कि संविधान के अंदर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाओ। दलील दिया अपना और जिससे संविधान बनाया जाना चाहिए। इस दलील का प्रबल विरोध हुआ। हालांकि आरबी धुलेकर ने जब ये बात कही कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाओ तो इसका विरोध हुआ, प्रबल विरोध हुआ, बहुत ज्यादा विरोध हुआ। असेंबली की भाषा समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें उन्होंने यह तय करने की कोशिश की कि देवनागरी लिपि में हिंदी एक आधिकारिक भाषा होगी, लेकिन हिंदी दुनिया के लिए संक्रमण एवं क्रमिक प्रक्रिया होगा और स्वतंत्रता के बाद शुरुआती 15 वर्षों तक अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। अब ध्यान से समझिए इसमें क्या किया गया कि जब महात्मा गांधी और कांग्रेस ने तो पहले मान लिया था, आरबी धुलेकर ने कहा कि संविधान में हमारे हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाओ, लेकिन यहाँ पे अलग अलग प्रांत, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा बोलने वाले बहुत सारे लोग थे संविधान सभा में, उन्होंने इसका विरोध कर दिया। इसके बाद संविधान सभा को ये निष्कर्ष निकालना पड़ा और उनके निष्कर्ष सही तरीके से न निकलने के लिए इन सभा के 15 वर्षों के बाद भी आधिकारिक भाषा के रूप में हमारे यहाँ अंग्रेजी ही चलती रही। अंग्रेज तो चले गए थे लेकिन उनकी भाषा को हमने 15 वर्षों तक ढोया अपने साथ। अब आगे बात कर लेते हैं। उसने हिंदी के लोगों की भाषा के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन भाषा बदली जा रही थी। उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द हटा दिए गए थे। समझिएगा भाषा पर किस तरह से बातें चल रही है। यह कदम हिंदी के समावेशी और समग्र चरित्र को मिटा देता है और इसके कारण विभिन्न भाषा समूह के लोगों के मन में चिंताएं और विकसित हो जाता है। अब देखिए, आप समझिए बात को कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, हिंदी, बहुत सारी भाषाएं, इतने भाषाओं के लोग, सबका यही चाहत थी कि हमारे भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए, हमारे भाषा को राष्ट्रीय बनाया जाए। लेकिन जो संविधान सभा था जिसमें इतने सदस्य बैठे थे, इतने बड़े बड़े नेता बैठे थे, वो किस आधार पर भाषा का चयन करते? तो एक जगह पर जो सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है उस भाषा का चयन होना था। तो यहाँ पे आपने देखा अगर पूरे भारत की बात कर ली जाए तो लगभग हिस्सों में हिंदी बोली जाती है और हिंदी समझा भी जाता है। कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पे हिंदी अगर नहीं बोला जाता तो लोग जानबूझकर नहीं बोलते। अक्सर साउथ में ऐसा देखने को मिलता है, तमिलनाडु, कर्नाटक में, हाँ कर्नाटक में बहुत सारे लोग बोलते हैं। ये तमिलनाडु की बात है कि तमिलनाडु में लोग हिंदी समझने और बोलने जानने के बाद भी हिंदी बोलना नहीं चाहते, वो अपनी तमिल भाषा को ही सबसे इंपोर्टेंस देते हैं और अपने साउथ के लिए, तमिलनाडु के लिए वो तमिल भाषा को ही राजकीय भाषा भी घोषित कर रखा है, उनके लिए वही राजकीय भाषा है। तो यहाँ पे ये जितने भी समुदाय के लोग थे, जो संविधान सभा के लोग थे, इन्होंने यह तय किया कि हमारे भारत में जो सबसे लोकप्रिय भाषा है वो क्या है? हिंदी है। सबसे ज्यादा समझने जाने वाली भाषा क्या है? हिंदी है। सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला भाषा क्या है? हिंदी। तो हिंदी को ही
आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की दलील यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आर.बी. धुलेकर ने दिया था, जो इसमें ये चाहते थे कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाए। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे हमारा है हिंदी के प्रभुत्व का डर। हिंदी के प्रभुत्व मतलब होता है शक्तिशाली बनना, दूसरे पे हावी होना। तो संविधान सभा के सदस्य एस.जी. दुर्गाबाई ने कहा कि दक्षिण भारत में हिंदी के खिलाफ तीव्र विरोध है। मैंने अभी आपको बताया कि साउथ में क्या हो रहा था, हिंदी को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। केरल में मलयालम को इंपॉर्टेंट मानते थे, कर्नाटक में कन्नड़ को इंपॉर्टेंट मानते थे, तमिलनाडु में तमिल को इंपॉर्टेंट मानते थे, आंध्र प्रदेश में तेलुगु को इंपॉर्टेंट मानते थे। ये अपनी अपनी भाषाओं का इंपॉर्टेंस दे रहे थे और हिंदी का कड़ा विरोध कर रहे थे, क्योंकि इनकी अपनी लोकल लैंग्वेज थी, इनका अपना राजकीय भाषा था। ये विरोध कर रहे थे। किसने कहा? एस.जी. दुर्गाबाई ने कहा कि भाई हिंदी का साउथ में विरोध चल रहा है, हिंदी को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। भाषा के संबंध में विवाद का प्रादुर्भाव के बाद प्रतिद्वंदी में एक डर था कि हिंदी प्रांतीय भाषा के लिए विरोधी है और यह प्रांतीय भाषा और इनके साथ जुड़ी सांस्कृतिक विरासत की जड़ को काटती है। जो लोग साउथ से थे, जो अलग अलग प्रांत से थे, उन्हें लगता था कि ये हिंदी अगर हम बोलना शुरू करेंगे तो हमारा तो संस्कृति खत्म हो जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे, हमारी बातें खत्म हो जाएगी, हमारी भाषाएं खत्म हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने हिंदी का जमकर विरोध किया। हालांकि पूरे भारत देश में उस समय देखा जाता है कि साउथ इंडिया जो थी, जो साउथ का क्षेत्र है, केरल हो जाएगा, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो और आंध्र प्रदेश हो, यही पे ज्यादातर लोग हिंदी भाषा का विरोध कर रहे थे। हालांकि अभी के समय में देख लीजिए, हिंदी तो पूरे भारत देश में बोला जाता है। भारत देश के अलावा भी 6-7 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे हिंदी बहुत अच्छे से बोली जाती है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे इस पूरे चैप्टर को समझ लिया। ये पार्ट 2 भी इसका कंप्लीट हो गया और आज आपका हिस्ट्री भी बिल्कुल समाप्त हो चुका है। तो आशा करता हूं कि आपको आज की दी गई जानकारी भी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके साथ फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।